चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे हमारे पार्ट 2 पर, कार्टेशियन सिस्टम का। पार्ट 1 जो है हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि हम कोशिश करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर करने की। चलिए आगे के पोर्शन को बात करते हैं। जैसा कि हमने पूरा इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट जो था सब कुछ बता दिया था, कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ किसकी वैल्यू क्या होती है, हर एक चीज़ मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दी थी आपको। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10 का जो टॉपिक था, यानी कि क्लास 10 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है उस पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो कहाँ से बात करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला है, एक सेक्शन फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्योमेट्री का रिलेशन भी इसके साथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब पे बात करेंगे, ये करेंगे हम लोग। ठीक, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस पर, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस हमको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे ऐसे, ये है x1 और ये है y1, और इसको आपने लिखा है x2 और यहाँ लिखा है y2। ठीक है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ a और b। ठीक है, मैं क्या दे दे रहा हूँ? a और b। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो वो डिस्टेंस कैसे निकलती है? ab इज इक्वल टू, ठीक है, रूट अंडर, ab इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह आप लिख सकते हो इसको। और क्या लिख सकते हो? और आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो गाइस। ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या है लिखने का, आपको ये कहीं कहीं और भी मिल जाएगा, कुछ इस तरह मिल जाएगा आपको, ये x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2, ये आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये मोड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोड, ठीक है, मोड आपकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह आप वेक्टर में पढ़ते हो सेम उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह भी जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। ठीक है, बहुत सिंपल है। कन्फ्यूजन्स कभी कभी क्रिएट्स हो जाती हैं अगर चीज़ें आपको डिफरेंट मोड में लिखी हुई मिल जाए। तो ये तो आप तरीका है, रनिंग मेथड है, ये आप जानते हैं। एक आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जब किसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट भी इसको किया जाता है गाइस। ठीक, कभी कभी क्या बोलता है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y और ये है ओरिजिन, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, यानी OP की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, तो जैसा कि हम जा रहे हैं x1 और y1 मेरा 0 0 हो चुका है, तो मैं इसको अगर फार्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? फार्मूले पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आंसर निकल के आएगा। और इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? मैं और कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, मोड के अंदर मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, ऐसे। ठीक है, दिस इज द अनदर वे, है ना, हाउ टू राइट। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें जो है ऐसे दी जाती हैं, बट आप कंफ्यूज ना हो, इस तरह भी चीज़ों को लिखा जाता है गाइस। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है इसमें इक्वी डिस्टेंस का, उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का फंडा क्या होता है गाइस। ठीक है, उस पर भी आइए बात कर लेते हैं। चीज़ों को नोट करते जाएँ तो आपको और अच्छी तरीक़ा से समझ में आएंगी। ठीक है, चीज़ों को नोट करते हुए जाए गाइस तो आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट है आपका इक्वी डिस्टेंस का, उस पर बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है इक्वी डिस्टेंस का? देखिए, आपको बोलेगा पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे तो आपसे पूछ देगा कि अगर पॉइंट P जो है A और B से इक्वी डिस्टेंस है, अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कुछ B का कोऑर्डिनेट दे रखा है कुछ, तो बोलेगा A और B में रिलेशन क्या होगा, या फिर मान के चलिए X और Y में रिलेशन क्या होगा, या फिर X की वैल्यू इतनी है तो Y की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारी कंडीशंस जो है वो निकाल के आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए मैंने लिखा कि पॉइंट P जो है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से? पॉइंट A से, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट है हमारे पास क्या चीज़? B। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्या कोऑर्डिनेट है? x2, y2। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, यानी कि पॉइंट P
पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ठीक है, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है गाइज AP इज इक्वल टू BP। क्या मतलब होता है? AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। तो AP की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक AP है और यहाँ से यहाँ तक BP है, तो AP की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा क्या चीज़? x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो रूट के अंदर में आएगा। सेम उसी प्रकार से आपके पास क्या आएगा? सेम उसी प्रकार से आएगा x2 माइनस, ठीक है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, और ये भी आपका किसके अंदर आएगा? रूट के अंदर आएगा। और जब आप रूट स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर देंगे आप दोनों तरफ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं मेनी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गाइस, ठीक है, और ये कहीं भी आपको यूज में आ सकता है। डिस्टेंस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ है, डिस्टेंस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्वेश्चंस आपको दे देगा, कैसे क्वेश्चन दे देगा? 4 पॉइंट्स आपको दे देगा और पूछेगा कि ये 4 पॉइंट जो हैं वो किसके हैं? स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, पैरेललोग्राम्स के हैं, ऐसे कुछ बोल देगा आपसे। बोलेगा कि जैसे मान के चलिए आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, बोलेगा ए x1, y1, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, x1, y1 एंड b है आपके पास x2, y2 और c है आपके पास, c क्या है? x3, y3 एंड, और d है आपके पास x4, y4, ऐसा कुछ, ठीक है, x4, y4। इस प्रकार से आपको पॉइंट्स हैं। तो आपसे बोलेगा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किसके हैं? स्क्वायर के हैं, ठीक है, दीज आर द स्क्वायर, ये स्क्वायर के पॉइंट हैं। या आपको बोलेगा कि रोम्बस के पॉइंट हैं। किसके पॉइंट हैं? रोम्बस के पॉइंट हैं, ठीक है। या फिर आपको पूछ देगा जैसे रेक्टेंगल का पॉइंट है, ठीक है, रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। या फिर आपसे पूछ देगा जैसे पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है, किसके हैं गाइस? पैरेललोग्राम के हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं ना, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है सर? ईजी इसलिए है क्योंकि आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स को अगर आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, वो रोम्बस है, वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो जस्ट आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज़। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो और बता सकते हो, ठीक। तो डिस्टेंस फार्मूला से आपको कैलकुलेट क्या करना होता है बेसिकली? देखिए आपको, देखिए अब ये तो क्वाड्रिलेटरल्स है, तो क्वाड्रिलेटर में 4 साइड और 2 डायगोनल्स होंगे, 4 साइड और 2 डायगोनल्स होंगे। तो आपको कैलकुलेट क्या करना होगा? डिस्टेंस फार्मूला से आपको 4 तो साइड्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है, 4 साइड्स का लेंथ कैलकुलेट करना है एंड 2 डायगोनल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करना है? 2 डायगोनल्स आपको जो है कैलकुलेट करने हैं और 4 साइड्स कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो अब आप सोचिए सबसे पहली कंडीशन, अगर चारों साइड का वैल्यू आपस में बराबर आ जाता है, अगर चारों साइड का वैल्यू बराबर आ जाता है और, ठीक है, और BD इज इक्वल टू AC आ जाए, BD इज इक्वल टू क्या आ जाए? AC, यानी कि चारों साइड का वैल्यू इक्वल आ जाए और दोनों डायगोनल इक्वल आ जाए, तब क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा आपका क्या चीज़? तब वो कहलाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है गाइस, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर की चारों साइड और डायगोनल इक्वल होती है, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर चारों साइड इक्वल है, ठीक है, अगर चारों साइड इक्वल है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे क्या है ये? तब ये रोम्बस है। क्या है गाइस? तब ये रोम्बस है, ठीक। अब मैं बोलता हूं अगर इनके अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे अपोजिट का मतलब क्या होगा सर? AB किसके बराबर है? ठीक है, AB जो है वो आपका CD के बराबर है, ठीक है, और AD जो है वो किसके बराबर? BC जो है, ठीक है, BC जो है वो आपका AD के बराबर है,
ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के, और बी सी किसके बराबर हो गया, ए डी के। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और इनके डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल मतलब ए सी किसके बराबर है, बी डी के। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और इनके डायगोनल्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल हैं, तब क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा रेक्टेंगल। ठीक है गाइस, तब क्या कहलाएगा, ये रेक्टेंगल्स कहलाएगा। ठीक, एक और प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल ना हो, जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, अगर ये इक्वल है, और बी सी इज इक्वल टू जो है ए डी, अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ए सी जो है वो नॉट इक्वल है बी डी की, ए सी अगर बी डी की इक्वल नहीं है गाइस, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा आपका पैरेललोग्राम। तो उस केस में जो है दोस्तों ये क्या कहलाएगा, आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तब आप जो है क्वेश्चंस को कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट की मदद से हम किसी ज्योमेट्रिकल फिगर की प्रकृति यानी उसकी नेचर को पता कर सकते हैं, वो रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है, इस सारी चीज़ों को हम पता कर सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बेनिफिशियल आपके लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, क्वेश्चंस का भी जो है सेशन में लेकर के आऊँगा। तो अभी जस्ट मैं आपके साथ कंसेप्ट को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसके और ज़्यादा यूज़ पर बढ़ते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं। ठीक है, एक तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, अब हम आपको बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बाद जैसे हमारे पास आ जाता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सेक्शन फार्मूला, सेक्शन, ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहले होता क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई लाइन है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई लाइन दे रखी है गाइस इस प्रकार से ए बी, और कोई पॉइंट है P जो इस लाइन को क्या कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P है जो इस लाइन को किसी रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है, जबकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास x2, y2। हमारे पास कोई पॉइंट P है जो AB लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, m/n रेशियो में डिफाइन कर रहा है, और जबकि उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ठीक, तो अगर हमसे पूछता है कि if point P divide AB line into the m/n then what is the coordinate of point P, ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या फिर ऐसे बोल देगा आपको कि पॉइंट P जो है वो AB लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जबकि उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है, तो क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसे भी लिख देगा, जैसे ऑप्शन में दे देगा आपको 2, 3, ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन में दे देगा आपको 5, 4 ऐसा कुछ। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन में दे देगा आपको 0, 2, ठीक है, जैसे 5 में चौथा ऑप्शन में आपको दे सकता है 3, 0, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे देगा और आपके साथ कंडीशन क्रिएट कर देगा, बोलेगा बताओ इसके हिसाब से क्या आंसर होगा। ठीक, तो हमको क्या करना है गाइस, सबसे पहली बात तो उसको सीखना है कि एक्चुअली में निकलता कैसे एक्स और कैसे वाई। तो ठीक है, मैं बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा, आपको रटना नहीं, चीज़ों को समझना है बस। चलिए, तो देखिए सबसे पहला क्या है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है गाइस। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए रेशियो आपके पास देखें, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो आप याद रखें, लेफ्ट वाले को राइट वाले से मल्टीप्लाई करना और राइट वाले को लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। समझ भाई बात, मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेफ्ट वाले को राइट से मल्टीप्लाई और राइट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, m × x2, क्या आंसर आएगा m × x2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n × x1, और नीचे क्या करना है आपको m + n, नीचे क्या करना है आपको m + n, मतलब रेशियो का सम। सेम उसी प्रकार से अगर आप y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर वही फंडा है, लेफ्ट वाले को राइट से गुना करना है और राइट वाले को लेफ्ट से गुना करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा my2 + ny1 डिवाइडेड, ठीक है, m + n, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू है और ये हमारे पास गाइस क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया वो कैसे निकला। अच्छा, ये जो सेक्शन फार्मूला है, यानी कि जो सेक्शन कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में काटता है, ये दो तरीके से काट सकता है गाइस। ठीक, कितने तरीकों से, दो तरीके से, एक तो होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये इंटरनली है। ठीक है, एक ऐसा काटा है इसने इंटरनली वहाँ सेट किया हुआ है। अगर ये एक्सटर्नली काटता तो क्या हो जाता है इसके आंसर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नली का मतलब क्या हो जाता है गाइस, आइए मैं आपको बता देता हूँ एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है। आई होप आप इसको लिख लीजिए तो मैं आपको इससे समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए मैं एक्सटर्नली पे बात करता हूँ। अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे गाइस। ठीक है, चलिए एक्सटर्नली पे बात करते हैं। देखिए
एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली कट करता है m/n रेशियो में, से मान के चलिए ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है AB, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो एक्सटर्नली का मतलब क्या होगा सर, एक्सटर्नली का मतलब होगा पॉइंट आपका AB पर लाई नहीं करेगा, AB के बाहर लाई करेगा अलोंग साइड में, जैसे ये इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाई कर रहा है AB, ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या लाई कर रहा है आपका AB, यहाँ AB लाई करेगा, ठीक। अब सोचिए यहाँ पर P लाई कर रहा है, और P जो है वो आप क्या है आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं x, y, क्या लिख देता हूँ मैं x, y। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो वो तो m है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो वो क्या है आपके पास n है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो वो आपके पास क्या है m है, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो वो क्या आपके पास n है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नली, ठीक। तो अब जब हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फंडा है जो हमने उधर निकाला था, ठीक है। क्या करना है, लेफ्ट वाले को राइट से, राइट वाले को लेफ्ट से, तो और बीच में सिर्फ क्या लगा देना, माइनस लगा देना, तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड, ठीक है, m माइनस n। सेम उसी प्रकार से y की वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड आ जाएगा आपके पास m माइनस n। तो ये आपके पास एक एक्सटर्नली है ना, कोई पॉइंट अगर P किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली कट करता है m/n रेशियो में, तो इस मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं। यानी कि पहला वाला जो फार्मूला हमने लिखाया सेम फार्मूला है, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ गया गाइस, माइनस आ गया। तो एक्सटर्नली भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको इसको भी बता दूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है गाइस एक मिड पॉइंट का कंसेप्ट, ठीक है। किसका कंसेप्ट आता है, मिड पॉइंट का। आइए उस पर बात करते हैं। तो पहले मिड पॉइंट का कंसेप्ट पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट का कंसेप्ट का मतलब क्या होता है उसको भी आप समझें, ठीक है। मिड पॉइंट से मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि कोई लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, यानी कि बीच वाला पॉइंट होगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट होगा, बीच वाला। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पर P पॉइंट है, E इसको 1:1 रेशियो में कट कर रहा है ना। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि इधर वाला इधर वाला दोनों पार्ट क्या है, सेम है। अगर मैंने इसको लिखा है गाइस क्या चीज़, x1, y1, ठीक है, और इसको मैंने लिखा है x2, y2, ऐसा मैंने अगर लिखा है तो बहुत इजी हो जाता है ये, ठीक। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पर x, y, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सेम उसी प्रकार से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके जो है मैं इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए, किसके कोऑर्डिनेट्स है, P के, किसके कोऑर्डिनेट्स है, P के गाइस, ठीक। इसमें एक और आता है ट्राई सेक्शन आता है, ठीक है। ट्राई सेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए ट्राई सेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, ट्राई सेक्शन का कंसेप्ट का मतलब होता है कि किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये कहलाता है ट्राई सेक्शन। देखिए जैसे मान के चलिए मेरे पास पॉइंट A है और यहाँ पर B है, तो A का कोऑर्डिनेट है गाइज मेरे पास x1, y1, और B का कोऑर्डिनेट है गाइज मेरे पास x2, y2, ठीक है। और मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, इसको ऐसे करके 3 इक्वल पार्ट्स में। ये तो है पॉइंट P और यह है पॉइंट Q, ठीक। मैंने इसको लिखा है 3 पार्ट्स में है, तो 3 पार्ट्स का मतलब क्या होगा गाइज, मैं आपको लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर 3 पार्ट्स का मतलब हो जाता है कि AP जो है वो आपका PQ के बराबर है, और PQ जो है वो आपका किसके बराबर है, PB के बराबर है। मतलब तीनों ही पार्ट्स क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इस पॉइंट के रेशियो के बारे में बात करूँ तो इधर 1 पार्ट है, इधर कितने पार्ट है, 2, तो 1:2 हो जाएगा। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ, इधर कितने पार्ट है, 2, ठीक है, उधर कितने पार्ट है, 1, तो ये 2:1 रेशियो में हो जाएगा, ठीक। तो मैं अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालूंगा, जैसे मैंने इसको लिख रखा है x, y, ठीक है, और इसको लिख रखा है मैंने x डैश, y डैश, ठीक है। क्या लिख रखा है मैंने x डैश, y डैश। तो बहुत इजी है गाइज निकालना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। चलिए आइए देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस पर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि राइट वाले को लेफ्ट के साथ और लेफ्ट वाले को राइट के साथ। तो इसका x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 × x2, यानी कि बन जाएगा x2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × x1, तो हो जाएगा 2x1, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 + 2 कितना, 3, ये हो जाएगा x की वैल्यू। सेम उसी प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y2, ठीक है, y2 + 2y1 डिवाइडेड कितना आ जाएगा, 3, ऐसे करके। समझ गए बात। तो ये तो आ गया आपके पास किसका, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट।
और उसी प्रकार से अगर मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालूं तो वो भी मैं निकाल सकता हूं। एक्स डेक्स की वैल्यू, जैसे इधर क्या है, लेफ्ट में है 2, तो 2 वाले को किससे गुना करना है, राइट वाले से, यानी कि राइट वाले को, लेफ्ट वाले को राइट से और लेफ्ट वाले को इधर। ये लेफ्ट में है तो राइट में, और ये आपका राइट में तो किधर जाएगा, लेफ्ट में। तो 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2x2 से, और यहाँ पर आ जाएगा x1, नीचे आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पर भी y डैश निकालेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा 2y2 प्लस y1 डिवाइडेड बटे 3। इस प्रकार से जो है हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ट्राई सेक्शन भी, 4 सेक्शन भी आपको बोलता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हमने इसको डिवाइड किया तो कैसे हम इसको निकालेंगे। आओ मैं चर्चा कर देता हूँ, वैसे बहुत ईजी होता है सब चीज़ों को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट वाला सेक्शन है ये आपको और ही बहुत ज़्यादा काम आ जाता है गाइस। अगर ये मिड पॉइंट वाला सेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा काम आता है। कहाँ काम आता है सर, देखो ये आपका स्क्वायर में काम आता है ना, ये आपके पैरेललोग्राम में काम आ जाता है, ये आपके रेक्टेंगल्स के कोऑर्डिनेट्स में काम आ जाता है। कैसे, चलो मैं चर्चा करता हूँ। देखो कैसे, अगर मान के चलो मैंने बना रखा है पैरेललोग्राम, ठीक है, मैंने जो है पैरेललोग्राम जो है मैंने बना के रखा है गाइस, ठीक। तो क्या कंडीशंस आ जाती हैं, समझना बात को। जैसे मान के लो मैंने पैरेललोग्राम को बनाया, बहुत ज़्यादा यूज होता है मिड पॉइंट थ्योरम्स का, पैरेललोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ए बी सी एंड डी बहुत ज़्यादा यूज होता है गाइस। कैसे, देखिए अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको x1, y1, ठीक, मैं इसको बोल रहा हूँ x2, y2, ठीक, मैंने इसको बोला है x3, y3, और मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला है x4, y4, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप क्या करो, इसके डायगोनल को खींचो। किसको खींचो आप, इसके डायगोनल को खींचो। ऐसे करके आपने डायगोनल को खींचा, ठीक। तो अब आप सोचिए ये वाला जो पॉइंट है, डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है गाइस, उसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ। तो आप जानते हो कि ओ जो है वो OB का, यानी OD का भी मिड पॉइंट है और OC का भी मिड पॉइंट है। आप जानते हो कि OB जो है वो OD के बराबर होता है। OB किसके बराबर होता है, OD के। सिमिलरली आप ये भी जानते हो कि OA यानी AO या फिर OA बोलो, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं पॉइंट O का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहूँ, BD है ना, पॉइंट O का कैलकुलेट करना चाहूँ पॉइंट A को BD डायगोनल की मदद से, तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, पॉइंट O को कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसके अबाउट, है ना, डायगोनल कौन सा है मेरे पास, ठीक है, डायगोनल BD। अगर मैं BD को लेकर के पॉइंट O के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। तो देखो पॉइंट O के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएंगे गाइस वो कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए क्या आ जाएगा, x2 प्लस x4, क्या आ जाएगा, x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉमा, और क्या आएगा y2, और आएगा हमारे पास y2 प्लस y4 डिवाइडेड बटे 2। यह है पॉइंट O का कोऑर्डिनेट, किसकी मदद से, डायगोनल BD की मदद से। सेम उसी प्रकार से अगर हम पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसके अबाउट, अगर हम AC के अबाउट निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट O का कोऑर्डिनेट गाइस, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, x1 प्लस x3, ठीक है, ये आएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। सेम उसी प्रकार से आएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ध्यान से देखें तो अब आप देख रहे हैं क्या कि ये भी पॉइंट O का ही कोऑर्डिनेट है और ये भी पॉइंट O का ही कोऑर्डिनेट है, जबकि एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट तो हो नहीं सकते, दोनों के दोनों सेम है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट के हैं, दैट मीन्स इसका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका सेकंड वाला कोऑर्डिनेट इसके सेकंड वाला कोऑर्डिनेट के क्या होगा, बराबर होगा। तो गाइस मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर में। अगर ये दोनों आपस में बराबर है मतलब इसका फर्स्ट वाला पार्ट इसके फर्स्ट वाले पार्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। आप इसको भूले नहीं, ये आपके एग्जाम में 100% इसका यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको तो जरूर दिमाग में बिठा करके रखें गाइस। आई होप समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे ये रेक्टेंगल के लिए बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे स्क्वायर के लिए बताने की जरूरत है, ना मुझे रोम्बस के लिए। सबके लिए सेम कंडीशन है, सब पे सब कुछ अप्लाई होता है गाइस, ठीक है। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल, बहुत ईजी वे में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा।
एक पार्ट और इसका हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। उस पार्ट में पूरा वीडियो को पूरा मतलब पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चंस भी देखेंगे गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।